आपको सूचना तो मिल ही गई होगी कि विख्यात धर्म गुरु केशवानंद भारती अब नहीं रहे। कल इन्होंने अपने मठ में आखिरी सांस ली। इनके द्वारा किए गए कार्यों से यह आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात है। और इनसे ही जुड़ा हुआ है भारत का सबसे बड़ा केस, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973। तो आज के इस क्लास के अंदर हम केशवानंद भारती मामले के बारे में ही चर्चा करेंगे और एक कहानी के माध्यम से इस पूरे मामले को समझेंगे। और इसीलिए अब आप अपना हैंड फ्री लगा के आराम से बैठ जाइए, क्योंकि यह मामला बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और भारत के संविधान और वर्तमान से जुड़ा हुआ है। हेलो एवरीवन, मैं कुणाल आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पर स्वागत करता हूं। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे केशवानंद भारती मामले को शुरू कर लेते हैं। केशवानंद भारती केस, वैसे तो यह घटना सन 1972 से 73 की है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत संविधान निर्माण से जुड़ी हुई है। संविधान निर्माण यानी कि सन 1947 से 49। जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान को इस प्रकार बनाया गया कि हमारे देश में संविधान सर्वोपरि रहेगा और संविधान से ऊपर कोई भी नहीं होगा। वहीं साथ ही साथ इस संविधान के अंदर उन सभी मूलभूत तत्वों को शामिल किया गया जो किसी देश के नागरिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और साथ ही साथ इस संविधान को लोचशील बनाया गया ताकि ज़रूरत के अनुसार इसके अंदर संशोधन किए जा सके और समय अनुसार इसको परिवर्तित किया जा सके। इसीलिए भारत के संविधान को जीवंत दस्तावेज भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार संविधान में संशोधनों की यह प्रक्रिया सन 1951 से ही शुरू हो गई थी और इसके बाद से ही देश की संसद ने इसमें तमाम संशोधन किए। लेकिन उस समय हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय यह महसूस कर रहा था कि अभी सरकार में वह सभी लोग शामिल हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो संविधान सभा में थे और जो संपूर्ण भारत के महत्वपूर्ण नेता थे। इसीलिए कहीं ना कहीं देश का सर्वोच्च न्यायालय यह महसूस कर रहा था कि उनके द्वारा किए जा रहे संशोधन कहीं ना कहीं नागरिकों के हितों में होंगे और यह संविधान विरोधी नहीं होंगे। यह परंपरा चलती रही और सन 1951 में कुछ केस हुए और उसके बाद 1965 में भी कुछ संशोधन हुए। और जैसे कि संशोधन हम जानते हैं, शंकरी प्रसाद मामला और सज्जन सिंह मामले, यह दो मामले थे। इनमें जो संशोधन हुए उसके बाद से कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि देश की सरकार के द्वारा किए जा रहे संशोधन अभी गलत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यह सभी परिस्थितियां बदलने वाली थी। यह आभास धीरे धीरे व्यवस्था में हो रहा था, क्योंकि व्यक्ति चाहे भारत का हो या दुनिया के किसी भी देश का, हर व्यक्ति अपने आप को शक्ति का केंद्र बनाना चाहता है। समय बीतता गया और व्यवस्था भी बदलती गई। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई, जैसे कि सबसे बड़े उस समय जो नेता थे जवाहरलाल नेहरू। सन 1964 तक की व्यवस्था उनके हाथ में थी। उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद व्यवस्था बदल गई और हमारे देश में जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, पर वो भी जल्द ही चल बसे और ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहे। लेकिन सारी व्यवस्थाएं तो जब बदल गई जब हमारे देश का प्रधानमंत्री पद पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संभाला। अब तक केवल वही ऐसी महिला हैं जिनको देश का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहीं देश का प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने शुरू कर दिए और सन 1970 के शुरुआती वर्ष में ही उन्होंने तमाम संशोधन करने शुरू कर दिए। उस समय के जो महत्वपूर्ण संशोधन थे वह थे 23वां, 24वां, 25वां और 29वां संविधान संशोधन। दरअसल इन संविधान संशोधनों का मकसद कुछ खास था और यह सभी संविधान संशोधन भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मामले आरसी कपूर केस, माधवराज सिंधिया केस और गोलकनाथ मामले से जुड़े हुए थे। यह तीनों मामले क्या थे, इन तीनों को भी समझ लेते हैं। दरअसल आरसी कपूर केस बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरोध में आया था और इसने कहीं ना कहीं बैंकों में किए जा रहे राष्ट्रीयकरण को प्रभावित किया था। वहीं इसके बाद माधवराव सिंधिया केस प्रिवी पर्स से जुड़ा हुआ था। प्रिवी पर्स के बारे में आपको यह बता दूं कि जिस समय संविधान बनाया गया था उस समय देशी रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, परंतु कहीं ना कहीं उनके जो राज था, उनकी जो प्रतिष्ठा थी उसको ठेस पहुंच रही थी। इसीलिए देश की सरकार ने एक अमाउंट निश्चित किया और सुविधाएं निश्चित कहीं, जिसके तहत उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि अगर आपकी रियासत हमारे देश में शामिल हो जाएगी तो उसके बावजूद उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन
सरकार ने उसको प्रभावित करने की कोशिश की और उसके बाद माधवराव सिंधिया केस सामने आया। वहीं उसके बाद 1967 का महत्वपूर्ण केस गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दे दी थी कि देश की संसद को सभी अधिकार हैं, लेकिन देश की संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह मौलिक अधिकारों में मनचाहे संशोधन कर सके। इसीलिए सन 1970 में इंदिरा गांधी सरकार ने शुरुआती वर्ष में ही 24वां, 25वां, 26वां और 29वां संविधान संशोधन पारित किया। इसका मुख्य मकसद था इन तीनों मामलों में आए फैसले का विरोध करना और संविधान में संशोधन करके इनमें आए फैसलों को निरस्त कर देना। इस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही थी और सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही स्थापित करती जा रही थी। वहीं इसके बाद समय आ गया 1972 का। यह घटना केरल में हुई। केरल में एक इंडीर हिंदू मठ था। यह इंडीर हिंदू मठ कहीं ना कहीं केशवानंद भारती से जुड़ा हुआ था। उस समय यह युवा संत थे। केरल सरकार ने एक अधिनियम पास किया, वह था भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून सन 1972 में लाया गया, जो कहीं ना कहीं इस मठ की भूमि के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा रहा था। यह अधिनियम आने के बाद केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट गए और वहां इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 29 के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया। संविधान के भाग 3 से संबंधित अनुच्छेद 26 कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को यह स्पष्ट कर देता है कि उसे यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धार्मिक मठ को बना सकता है, धार्मिक संस्था को बना सकता है और उसके संचालन के लिए तथा उसके प्रबंधन के लिए चल अचल संपत्ति रख सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस भूमि सुधार कानून से अनुच्छेद 26 का उल्लंघन हुआ और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस मामले की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर 1972 से हुई और 23 मार्च 1973 तक वहां पर सुनवाई चली। यह सुनवाई लगभग 68 दिनों की हुई और इसके अंदर हमारे देश का सबसे बड़ा केस का फैसला आया। जब केस शुरू हुआ तो उस समय किसी को यह तनिक भी भनक नहीं थी कि यह मामला देश का सबसे बड़ा मामला बन करके सामने आएगा। लेकिन अंत में जब फैसला आया तो उसके बाद से यह स्पष्ट हो गया था कि यह केस अब तक का सबसे बड़ा केस है। इस केस के अंदर 13 जजों की एक पीठ तैयार की गई। पिछली बार गोलकनाथ मामला ऐसा मामला था जिसके अंदर 11 जजों की एक पीठ बैठी थी। कहीं ना कहीं जनता को और सरकार को यह दिख रहा था कि यह मामला अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसके अंदर 13 जजों की एक पीठ तैयार की गई। साथ ही साथ उस समय के भारत के बड़े बड़े न्यायविद भी इस केस के अंदर पैरवी करने पहुंचे। उस समय के जो बड़े बड़े न्यायवाद थे वो थे नानी पालखीवाला, फाली नरीमन और सोली सोरोबाजी। यह सभी उस समय न्यायविद थे। वहीं इस केस के अंदर समय जो CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वह थे SM सीकरी। वहां पे मामला चला और मामला यह था कि क्या देश की संसद को यह अधिकार है कि वह भारत के संविधान में किसी भी हद तक मनचाहे संशोधनों को अंजाम दे सकती है। क्या देश की सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय किसी अपनी इच्छा अनुसार संविधान को परिवर्तित कर सकती है, किसी भी अधिनियम को घटा या बढ़ा सकती है। यह मामला वहां लगभग 68 दिनों तक चला और अंत में 7-6 के फैसले के साथ इसका अंतिम फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 1973 को अपना अंतिम फैसला दिया। और अंतिम फैसला यह था कि देश की संसद को, देश की सरकार को यह अधिकार तो है कि वह संविधान के अंदर किसी भी हद तक संशोधन कर सकती है, लेकिन देश की सरकार संविधान के अंदर उस हद तक ही संशोधन करेगी जिससे कि संविधान की मूल संरचना पर प्रभाव ना पड़े। लेकिन अगर कभी भी किसी प्रकार से किसी भी संशोधन के द्वारा संविधान की मूल संरचना प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति में वह संशोधन अधिनियम निरस्त कर दिया जाएगा। यह फैसला अंत में आया और मामूली सा ही परिवर्तन था। 13 जजों की इस पीठ में 7 जजों ने इसके पक्ष में फैसला दिया, वहीं 6 जज उस समय भी विपक्ष में थे। जिस समय यह केस चल रहा था उस समय न्यायविदों ने 71 देशों के संविधान का अध्ययन करके एक शीट तैयार की और वह शीट उच्चतम न्यायालय में पेश की गई और उसके आधार पर यह फैसला आया। और उसके बाद यह फैसला हमारे देश का एक ऐतिहासिक फैसला सिद्ध हुआ और साथ ही साथ इस फैसले ने कहीं ना कहीं देश की सरकार पर,
अंकुश लगाए, संसद पर अंकुश लगाए और कहीं ना कहीं इसने उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की। सन 1973 में इस फैसले के आने के बाद से ही देश की व्यवस्था में आज तक यह फैसला मान्य है और सभी फैसले केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 के मामले के अनुसार ही किए जाते हैं। तो यह था हमारा पूरा का पूरा केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामला। इस पूरे केस के अंदर केशवानंद भारती ने बड़े ही बहादुरी से पूरा केस लड़ा और अंत में उन्हें विजय भी प्राप्त हुई और उनका जो यह इडनीर हिंदू मठ था यह भी वर्तमान में भी स्थापित है और उन्होंने अपनी अंतिम सांस भी इसी मठ के अंदर ली है। इस फैसले के साथ साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है और संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। हमारे देश का कोई भी पद हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उसके द्वारा बनाया जाने वाला कोई भी कानून हमेशा संसद के अधीन ही रहेगा। वहीं हमारे देश का जो मूल कानून है वह संसद ही माना जाएगा। इसके अलावा सरकार के द्वारा बनाए जा रहे सभी कानून इसी के आधार पर बनाए जाएंगे और ऐसा कानून कभी भी मान्य नहीं होगा जो संविधान की सीमाओं को लांघ रहा होगा। वहीं बहुत सारे लोग मन में यह भी प्रश्न उठता है कि वास्तव में यह फैसला तो आ गया कि मूल संरचना में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन संविधान की मूल संरचना का वास्तव में अर्थ क्या है? तो संविधान की मूल संरचना के अंदर संविधान के जिन तत्वों को शामिल किया जाता है वह तत्व हैं संविधान की सर्वोच्चता। कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जो संविधान की सर्वोच्चता को गिराता हो। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजन, सभी को अपने अलग अलग काम दिए गए हैं, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन अगर कभी भी किसी भी अधिनियम के द्वारा इनमें बांटे गए कार्यों में बाधाएं पहुंचती हैं और वह प्रभावित होते हैं तो वह संशोधन भी अवैध कर दिया जाएगा। वहीं साथ ही साथ अगर कभी ऐसा कोई संशोधन पारित होता है जो हमारे देश के गणतंत्रीय स्वरूप और लोकतांत्रिक स्वरूप को प्रभावित करता है तो ऐसे संशोधन भी अवैध करार कर दिए जाएंगे। वहीं साथ ही साथ अगर कभी कोई संविधान संशोधन हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता को ठेस पहुंचा रहा हो तो ऐसा संविधान संशोधन भी पूर्ण रूप से अमान्य कर दिया जाएगा। वहीं इसके अलावा अगर कोई संशोधन हमारे देश की एकता और अखंडता संसदीय प्रणाली के स्वरूप को नुकसान पहुंचा रहा है वह संविधान संशोधन भी अवैध होगा। अगर कोई संविधान संशोधन किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को नुकसान पहुंचाएगा वह संविधान संशोधन भी अवैध होगा। साथ ही साथ इसके अंदर मौलिक अधिकार या प्रत्येक व्यक्ति की न्याय तक पहुंच और कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यह सभी चीजें संविधान की मूल संरचना में आते हैं और अगर कभी भी कोई संविधान संशोधन इन सभी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा तो वह देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाएगा। यह पावर अब हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है। वहीं कहीं ना कहीं इससे यह भी पता लग गया है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। आगे फिर हम आएंगे नए नए विषयों को लेकर आपका ज्ञान वर्धन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।